फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 7th जियोग्राफी के चैप्टर 6 को कवर करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का लेसन 6 स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 के चैप्टर 6 को कवर करते हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। चलिए इसके बाद जो मेन पॉइंटेड हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है, वही हमें पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, या घने वन में भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण इन दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहते हैं? इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। तो एनाकोंडा जो होता है विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी मार कर खा सकता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, बहुत ही घना जंगल होता है। अब आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को वन मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनको हम वन मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम होते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को और उनके जानवर को भी दिखाया गया है, बाघ, गोल्डन लंगूर वगैरह। अगला आता है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन किसे कहते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं,
जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ के वांझ चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, एस, बीच आदि हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ का आम जानवर है। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो कि चित्र 6.9 और 6.10 में दिखाया गया है। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन हम उसे कहते हैं जो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अपनी पत्तियों शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, एस, बीच आदि हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो कि फिगर में दिखाया गया फीजेंट, मोनाल जैसे पक्षी को एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन का फिगर में दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भूमध्य सागरीय वनस्पति किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भागों में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, जो कि चित्र 6.12 या अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी आदि। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति, जैसा कि आपको पता ही है कि महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं शीतोष्ण पश्चिमी आदि, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय वृक्ष जो होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएँ होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, मंगूर जैसे नींबू वन सिस्टम के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति ही को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, शंकुधारी वन किसे कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ को उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो समानता तथा अखबारी कागज़ बनाने के काम में आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि के इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं।
इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के काम में भी आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए, बक्से का बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, धुबी, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। चलिए, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। तो रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, शंकुधारी वन, हिमच्छादित शंकुधारी वन। अब घास स्थल के बारे में बात करते हैं। तो घास स्थल में पहला घास है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वह वन जो भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इस प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इस प्रकार का है कि सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं, जो कि फिगर में दिखाया गया है। शीतोष्ण घास स्थल। अब अगला घास स्थल है शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अगली है कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। तो कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू जैसे बर्फीली लोमड़ी आदि हैं। तो चलिए, क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार सीटेट, यूपीटेट, बिहार शिक्षक या टीचिंग लाइन के जितने भी एग्जाम होते हैं, सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोज कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में बात करें तो अर्जेंटीना को पैम्पास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डान। तो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका में सवाना नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में कंपोज नाम से, वेनेजुएला में लानोस नाम से। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को अर्जेंटीना में पैम्पास नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड नाम से, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डान नाम से जाना जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने NCERT क्लास 7 जियोग्राफी के चैप्टर 6 को कवर किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सत्संग के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप जहाँ के वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। एवं अगर आप NCERT की संपूर्ण प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जहाँ के वहाँ से NCERT EVS क्लास 3rd 4th 5th भी देख सकते हैं। एवं हिस्ट्री की क्लासेस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, साइंस की NCERT की क्लास की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एवं जियोग्राफी, हिस्ट्री आदि की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।